Hello everyone and welcome you all to the second video of our ongoing chapter Light. Now in this chapter we will be studying everything about spherical mirrors. So let's begin. So first of all we need to understand what are spherical mirrors. आखिर spherical mirrors होते क्या हैं? So these are such type of mirrors in which the reflecting surface is curved and at the other side the surface is polished. मतलब एक तरफ का इनका reflecting surface curved होता है और दूसरी तरफ से ये polished होते हैं. Now basically the spherical mirrors are of two types: concave spherical mirrors and convex spherical mirrors. Now how can we identify and define कि भाई कौन सा mirror concave होता है, कौन सा convex होता है? बहुत आसान है. You only have to learn few words. That is, if the spherical mirror, that is the reflecting surface of the spherical mirror is bulged inwards, अंदर की तरफ bulged है, so that is concave spherical mirror. And if the reflecting side of the spherical mirror is bulged outwards, बाहर की तरफ bulged है, so that is convex spherical mirror. ठीक है, तो ये हमारा दोनों हो गया कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर्स. उसको पहले हम बना लेते हैं. सो यू सी दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ spherical mirror. As you can see that the surface is bulged inward. So ये कौन सा मिरर है? ये हो गया हमारा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर. एट द सेम टाइम हम दूसरा भी बना लेते हैं. इस मिरर में आप देखो The surface is bulged outwards, और जो bulged outwards होता है ये हमारा हो गया convex spherical mirror. अब जो पहला टर्म हमें समझना है इस spherical mirror का, that is what is pole of spherical mirror. pole क्या होता है? So you see the center of the spherical mirror, ये पॉइंट आप देखिए, the center of the spherical mirror is called as the pole. तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? This is the pole of the concave and convex spherical mirror. Now let's move on to the second term. अब यहां पे देखिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात है और वो आपके लाइफ पे भी एप्लीकेबल है. द लाइन इज, जरूरी नहीं कि जो जैसा दिख रहा हो वो हमेशा से वैसा हो सकता है वो पहले किसी और टाइप का दिखता हो और अब कुछ और दिख रहा हो. वेरी सिमिलरली, एकदम सिमिलर केस इन मिरर्स के भी साथ है. अभी ये देखने में आपको ऐसे मिरर लग रहे हैं लेकिन हमेशा से ये ऐसे नहीं थे. So you see these spherical mirrors were once a part of a sphere. ये एक समय पे किसी स्फीयर का हिस्सा हुआ करते थे. इसको अगर आप पूरा कंप्लीट करोगे तो आप देखो ये इस तरीके से एक स्फीयर का हिस्सा बन जाएगा. So this was once a part of a sphere. और जिस भी स्फीयर का ये हिस्सा हुआ करता था उस स्फीयर का कोई सेंटर भी तो होगा. And the center of that sphere is called as the center of curvature. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. द स्फेरिकल मिरर वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये जो दो आप पॉइंट्स देख रहे हो इनको हम कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगला टर्म हमें समझना है एंड दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सो यू सी दैट इज एन इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि दो पॉइंट्स को जोड़ती है. वो दो पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए ये पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा पॉइंट है पोल. इधर भी आप देख लीजिए, पहला पॉइंट पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस लाइन दैट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. अब जैसे ही आपने प्रिंसिपल एक्सिस समझ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया, हमारा अगला टॉपिक आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो ये देखिए पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो भी डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से. ठीक है, सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अगला टर्म हमें कौन सा पढ़ना है? दैट इज प्रिंसिपल फोकस. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल फोकस. आगे चल के कई बार ये हमारे सामने आएगा. तो प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है एंड इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बराबरी की दूरी पे हो, उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस या तो प्रिंसिपल फोकस. इसको हम F से डिनोट कर देते हैं.
ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जाएगा, जिसको आगे चल के जब हम रे डायग्राम सीखेंगे वहां से उसकी और भी डेफिनेशन ले लेंगे। अब जैसे ही आपने समझ लिया कि फोकस क्या होता है, अगला टर्म हमें समझना है, और अगला टर्म है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है वो भी देख लेते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस से लेके पोल की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फोकल लेंथ। और इसको किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज डिनोटेड विथ स्मॉल एफ। ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। अब आते हैं आखिरी टर्म पे, इसी स्फेरिकल मिरर के आखिरी टर्म पे, एंड दैट इज अपर्चर। अब अपर्चर को कई जगह पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, बट सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है, अपर्चर इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हो ना, इसी के साइज को आप अपर्चर कहते हो। इसी अपर्चर से हमें पता चलता है कि स्फेरिकल मिरर कितना बड़ा है। कुछ रेफरेंस बुक में यह भी लिखा रहता है दैट अपर्चर इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको दिख रहा है ना, सिर्फ स्फीयर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसी को हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, इसी के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अपर्चर। तो ये थे हमारे टर्म्स रिलेटेड टू दी स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। एक एक करके मैंने सारे टर्म्स बता दिए। सबसे पहला हमने समझा पोल विच इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दूसरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई स्फेरिकल मिरर एक समय पे किसी स्फीयर का हिस्सा हुआ करता था, और उस स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट हमारा क्या था, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के इक्वी डिस्टेंट पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंट पे होता है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप भी होता है, और वो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स दी फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स दी फोकल लेंथ। लास्ट पॉइंट हमने क्या समझा, अपर्चर। अपर्चर डिफाइंस द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइज है उसी को हम अपर्चर कहते हैं। एंड नाउ the topic, the terms related to spherical mirror is over, and now we'll be moving on to the ray diagram. और ray diagram पढ़ने से पहले हम समझेंगे what are the laws of making ray diagram। भाई रेज को हम कैसे पास करेंगे, कहां से गुजरेगी, ये सारी चीज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे, that is laws of making ray diagram। Okay, so now let's understand what are the laws of making ray diagrams। See, ray diagrams क्या होते हैं, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए। रे डायग्राम एक ऐसे तरीके के डायग्राम होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी ट्राई टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पे रखा है तो हम पता करते हैं कि उसकी इमेज कहां पे बनेगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रे डायग्राम। बट इसको किसी भी तरह नहीं बना लिया जाता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। सो बेसिकली देयर आर 3 रूल्स व्हिच नीड्स टू बी फॉलोड व्हाइल मेकिंग अ रे डायग्राम। तो अब एक एक करके हम तीनों को समझते हैं। फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then after reflection it will pass through a point or it will appear to pass through a point on the principal axis which is called focus। इसका मतलब क्या मैं बताता हूं। इसका यह मतलब है कि अगर एक लाइन आ रही है, एक रे ऑफ लाइट है विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से या तो सच में पास होगी या देखने वाले को लगेगा कि वो उस पॉइंट से पास हो रही है। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो द डायग्राम इज, यू सी, इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे आप देख सकते हो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से पास होती है जिस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से ही पास होगी। इस केस में इट इज एक्चुअली पासिंग थ्रू दी फोकस, लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स के केस में देखोगे तो यहां पे थोड़ा सा बस चेंज रहता है। यू सी, कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात करोगे तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसका मतलब रेज टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन देखने वाले को लगेगा दैट इट इज कमिंग through a point, it is coming through a point which is
फोकस, देखने वाले को लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आइदर इट विल एक्चुअली पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस और इट विल अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। ये था हमारा रूल नंबर 1। अब इसी का एक रेसिप्रोकल रूल भी है, अगर पहले पैरेलल है तो बाद में फोकस से पास हो रही है। इसी का रेसिप्रोकल ये है कि इफ अ रे ऑफ लाइट passes through the focus and then strikes the mirror, then after reflection it will become पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब अगर पहले फोकस से पास हो रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, और अगर पहले पैरेलल है तो बाद में फोकस से पास हो जाएगी। कुछ कुछ बुक्स में इसको दो रूल के नाम से दिया जाता है, एक फर्स्ट लॉ एक सेकेंड लॉ। मैं इसको फर्स्ट लॉ में ही कंसिडर कर रहा हूं, ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है, ठीक है। सो द फर्स्ट लॉ इज इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट और इट विल अपीयर टू pass through a point on the principal axis which is called principal focus, ठीक है। आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब रूल नंबर 2 थोड़ा सा और आसान है। रूल नंबर 2 ये कहता है दैट इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द मिरर, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे, फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द मिरर, तो देखो ये हो जाएगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल से ये इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। सो दैट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे भी सेम वही केस होगा। इफ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑब्लिकली ऑन द मिरर then it will reflect in such a way that angle of incidence will be equal to the angle of reflection, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ। आते हैं आप थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ हमारा ये कहता है कि इफ अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देन स्ट्राइकिंग द मिरर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए वो रिफ्लेक्ट कर रही है, सो इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से आई है वापस वहीं पे चली जाएगी। इस केस में क्या होगा, इट विल अपीयर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर एक रे ऑफ लाइट टकरा रही है मिरर से और टकराने के बाद इट इज रीट्रेसिंग इट्स ओन पाथ, तो ऐसा लग रहा है दैट इट इज एक्चुअली पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस केस में देखिए हमेशा एक्चुअली होता है, इस केस में हमारा इंटरप्रिटेशन होता है ऐसा कि देखने वाले को लग रहा है, इट अपीयर्स कि लाइट यहां से पास होके जा रही है। तो ये थे हमारे 3 लॉ। फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला लॉ कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट कॉल्ड फोकस और इट विल अपीयर टू पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड फोकस। अब ये फोकस की डेफिनेशन भी हो सकती है। मैंने आपको अर्लियर बताया था कि फोकस की आगे वाली डेफिनेशन हम लोग कुछ और देखेंगे, तो इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो फोकस को। सेकंड लॉ हमारा क्या था, सेकंड लॉ इसी का रेसिप्रोकल है। इनफैक्ट ये फर्स्ट लॉ, ये इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि अगर फोकस से पास होते हुए मिरर से रे टकरा रही है तो बाद में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से पास होते हुए मिरर से टकरा रही है रे तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड लॉ हमारा क्या था, थर्ड लॉ ये था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर से टकरा रही है तो इट विल रीट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, जहां से आई है वापस चली जाएगी। यहां पे भी सेम वही केस है। अगर रे ऑफ लाइट इफ इट इज रीट्रेसिंग इट्स ओरिजिनल पाथ सो दैट मींस इट अपीयर्स दैट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So these were the simple laws of making ray diagram. अब हम आ जाते हैं अपने रे डायग्राम पे, लेकिन रे डायग्राम को भी समझने का एक बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ मास्टर डायग्राम। मास्टर डायग्राम मेरा एक अपना ऐसा डायग्राम है जिसमें एक ही डायग्राम से हम सारी की सारी रे डायग्राम्स को समझ सकते हैं। भाई रे डायग्राम में हमें समझना क्या है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी, इसको हम समझ लेंगे अपने मास्टर डायग्राम से, ट्रिक डायग्राम से। अब इसकी खासियत यह है कि रे डायग्राम बनाने से पहले ही अगर आप इस डायग्राम को पढ़ लोगे तो आपको पता रहेगा कि इमेज कहां बनेगी। मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया कि ऑब्जेक्ट यहां पे, बताओ इमेज कहां पे होगी, आप पहले से इमेज बता दोगे। रे डायग्राम बिना बताए आप ये बता दोगे कि इमेज बनेगी कहां पे। उसके बाद अगर आपको ये पता चल गया तो स्टेप्स तो हम क्रिएट कर लेंगे। यही वो कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम रे डायग्राम बना लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मास्टर डायग्राम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मास्टर डायग्राम ऑफ रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर।
मास्टर डायग्राम मैंने बताया, ऐसा डायग्राम भाई, उसी डायग्राम से हम सारी पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले से पता कर लेंगे। ठीक है, रे डायग्राम्स बुक्स में जनरली ऐसे बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो चलो निकालते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। हम निकालेंगे नहीं, हमें आंसर पहले से पता रहेगा, हम स्टेप्स को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इससे बहुत टाइम सेविंग होगा। इनफैक्ट अगर आप बोर्ड एग्जाम में अपने इंटरनल एग्जाम्स में भी आपके कभी भी रे डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे तो रे डायग्राम बनाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको इसकी इमेज कहां बनानी है। बहुत चालाकी से इसको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now before understanding the master diagram, now let's understand what are the different position of objects available। भाई आखिर ऑब्जेक्ट कहां कहां पे रह सकता है और इन्हीं पोजीशन को हम प्यार से बोलेंगे जंक्शन। ठीक है, तो अगली बार जब भी मैं जंक्शन बोलूंगा आप इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ लेना। नाउ लेट्स चेक आउट कि व्हाट आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल। भाई सबसे पहले ऑब्जेक्ट सबसे दूर हो सकता है और मेरे ख्याल से इस पूरे डायग्राम में आपको सबसे दूर वाला पॉइंट ये इंफिनिटी दिख रहा होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट जंक्शन अवेलेबल फॉर द ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इसको हम जंक्शन नंबर 1 लेंगे। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे आ रहा है। ठीक है, थोड़ा तो क्लोज आ रहा है मिरर के, थोड़ा सा आगे आएगा, मेरे ख्याल से यहां कहीं पे पहुंचेगा। ये हो गया हमारा जंक्शन नंबर 2। इस पोजीशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, ये देखो ये सी के पीछे है, सो दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो द जंक्शन नंबर 2 इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो मेरे ख्याल से अगला पॉइंट वो यहां पे पहुंच जाएगा। दिस इज द थर्ड जंक्शन और थर्ड जंक्शन होता है हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और आगे आएगा और अगला जंक्शन मेरे ख्याल से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अपने माइंड में आप लोग ने अब तक प्रिडिक्ट कर भी लिया होगा कि चौथे जंक्शन को हम बोलेंगे बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो द फोर्थ जंक्शन इज बिटवीन सी एंड एफ। और अगला आखिरी जंक्शन हमारा अवेलेबल होता है फोकस। सो दिस इज द फिफ्थ जंक्शन। अब कुछ लोग यहाँ पे जो पहले से पढ़े वो सोच रहे अरे इसमें तो 6 केसेस होता है सर, तो 5 ही बता रहे हैं। यहाँ पे जो 6th केस होता है दैट्स एक्सेप्शनल, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 5 को हम लोग इस मास्टर डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, तो जंक्शन नंबर 1 इंफिनिटी, जंक्शन नंबर 2 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जंक्शन नंबर 3 एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जंक्शन नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ और जंक्शन नंबर 5 एट एफ। अब ये देखो सीक्वेंस से मैंने पूरा लिखा 1 2 3 4 5, 5 तक की गिनती सबको आती होगी, 1 2 3 4 5 बस लिखना है। ठीक है, अभी ऊपर हम लोगों ने 5 तक की गिनती लिखी है, नीचे भी सेम ये लिख लेते हैं। भाई इधर से स्टार्ट किया तो आपकी इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट को भी बुरा ना लगे, पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो अब आप जब नीचे से शुरू करोगे आपको पहला सबसे शानदार पॉइंट कौन सा मिलेगा, मेरे ख्याल से ये जो एफ लिखा हुआ है ना, इसी को हम पहला पॉइंट कहेंगे। तो दिस इज जंक्शन नंबर 1। ठीक है, पहला जंक्शन हो गया फोकस। अगला जंक्शन क्या होगा, अगला जंक्शन मेरे ख्याल से ये होगा और इस पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी हो गया अगला जंक्शन। अगला जंक्शन इसके बाद क्या होगा, थर्ड जंक्शन इज एट सी। ठीक है, उसके बाद अगला जंक्शन कौन सा आएगा, मेरे ख्याल से तो यही वाला आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आखिरी जंक्शन नीचे से कौन सा अवेलेबल होगा, वही जो सबसे दूर होता है, जहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है इस जन्म में ना किसी और जन्म में, जिसको हम लोग प्यार से इंफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 जंक्शन नीचे के, 5 जंक्शन ऊपर 5 जंक्शन नीचे हो गए भाई हमारे पांचों जंक्शन। अब देखो यहीं से आपको सारी पोजीशन याद हो जाएगी। आपको करना क्या है, जल्दी से आते हैं आखिरी स्टेप पे। भाई 1 को हमने 1 से मैच कर दिया, 2 को हम 2 से मैच करेंगे, 3 को हम 3 से मैच करेंगे, 4 को 4 से मैच करेंगे, 5 को 5 से मैच करेंगे। अभी भी कुछ समझ नहीं आया होगा, अब समझ में आएगा। अब इसका मतलब क्या है, मैच करने का मतलब क्या है, देखो भाई अगर आपको कह दिया कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये है हमारी ऑब्जेक्ट के जंक्शन। ऊपर वाले जंक्शन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट के जंक्शन, और नीचे वाले जंक्शन कौन से हैं, नीचे वाले हैं इमेज के जंक्शन। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा पहले जंक्शन पे, तो पहले जंक्शन की इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि रे डायग्राम बनाओ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में इमेज कहां बनेगी, बनाने से पहले ही हमको पता चल जाएगा कि भाई इमेज तो हमारी फोकस पे बनेगी। क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ड्रॉ द डायग्राम टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। हम रे डायग्राम बनाने से पहले ही पता कर लेंगे, अच्छा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये तो सेकंड जंक्शन है, और सेकंड को सेकंड से मैच कर दिया नीचे से, ये आ गया बिटवीन सी एंड एफ। हमें पहले से पता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, डायग्राम बनाने से पहले पता है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, 3 को 3 से मैच कर दिया।
चौथे जंक्शन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, डायग्राम बनाने से पहले से याद कर लेते हैं, ट्रिक में हमसे बोला गया था फोर्थ को फोर्थ से मैच कर लो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोर्थ जंक्शन पे, और ये जंक्शन है बियॉन्ड सी। आ जाते हैं अपने आखिरी जंक्शन पे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इसकी इमेज कहां बनेगी, वहीं जहां कभी पहुंचा नहीं जा सकता, इंफिनिटी। तो ये था हमारा रे डायग्राम। अब इसमें देखो खासियत ये है कि रे डायग्राम बनाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इमेज होगी कहां पे, कैसे बननी वो तो हम बना ही लेंगे भाई, हमने रूल सीख लिए, ले दे के 3 लॉ हैं, आसान से उसी से हम बना लेंगे। लेकिन इसकी खासियत ये है कि सॉल्व करने से पहले आपको पता रहेगा कि आखिर हमारी इमेज कहां बनेगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है, इससे पढ़ोगे आगे बहुत फायदा होगा। तो ये था हमारा ट्रिक ऑफ लर्निंग द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। अब एक एक करके हम सारे केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। So now we will study the individual ray diagram. अभी तक हमने अपने मास्टर डायग्राम से, अपने ट्रिक मेथड से ये सीख लिया है कि हमें पहले से पता रहेगा कि इमेज कहां बनेगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब हम यहां पे स्टेप्स क्रिएट करना सीख लेंगे, और वो भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न द लॉज ऑफ रे डायग्राम। हमें पता है कि रेज कहां से जाएंगी तो कैसे पास होंगी, बस इन सारी चीजों को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। सो इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स वी हैव 5+1 केसेस। 5 केसेस एक तरीके के होते हैं एंड 1 केस इज एक्सेप्शनल। तो पांचों को हम यहां पे एक साथ देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस। अब देखिए फर्स्ट केस का डायग्राम आपके सामने बना है ना, दिस इज दैट केस जहां पे ऑब्जेक्ट अपने पहले जंक्शन पे होगा ना। याद करो हमारा ट्रिक डायग्राम, हमारा मास्टर डायग्राम, जंक्शन नंबर 1 ऑब्जेक्ट का मेरे ख्याल से वो था इंफिनिटी, तो हम इंफिनिटी से रेज लाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर इंफिनिटी से जब रेज आती हैं तो पैरेलल रेज आती हैं, तो हमने पैरेलल रेज को बना लिया। ये ऊपर से एक रे पैरेलल आ रही है और ये नीचे से रे पैरेलल आ रही है। अब हमारा लॉ नंबर 1 क्या था, लॉ 1 ये कहा था कि इफ द रेज आर ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये दोनों ही मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। नाउ यू सी फोकस इज दैट पॉइंट जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो रहा है, और हमें पता है द प्लेस वेयर इंटरसेक्शन ऑफ रेज टेक्स प्लेस इट इज द लोकेशन वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। सो दैट मींस जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। हमने अपने ट्रिक डायग्राम से भी यही सीखा था, पहला जंक्शन ऑब्जेक्ट का इंफिनिटी, इमेज का पहला जंक्शन फोकस। ये देखिए इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। भाई प्रॉपर्टीज क्या होंगी इमेज की, फर्स्ट प्रॉपर्टी रियल इमेज, दूसरी बात रियल अगर है तो इन्वर्टेड भी होगी, तीसरी चीज साइज क्या होगा, भाई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी का, कैसा दिखेगा, छोटा कि बहुत छोटा, अगर छोटा तो डिमिनिश, बहुत छोटा तो हाईली डिमिनिश। आई गेस आपने अब तक गेस किया होगा हाईली डिमिनिश, सो दैट मींस द साइज इज हाईली डिमिनिश। और चौथा फैक्टर ये कहता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें पहले से पता है फोकस। सो यहां पे हमारा पहला केस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में हम अपना एक जुगाड़ और लगा देंगे, ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड जंक्शन ऑब्जेक्ट का मेरे ख्याल से था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमें पहले से पता है कि इमेज कहां बनेगी, नीचे से सेकेंड जंक्शन कौन सा था, बिटवीन एफ एंड सी। तो देखो हमें आंसर पहले से पता है, जुगाड़ लगाएंगे हम, एफ एंड सी के बीच में पहले से एक लाइन बना के रखेंगे। ये आप अपने डायग्राम में पेंसिल से बनाना, बाद में रब कर देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी यहां पे देखना। सो नाउ लेट्स मेक एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेज हम वैसे ही पास करेंगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस से पास होते हुए गई यहां पे, ठीक है। अब आप देखो इस लाइन पे ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हाईलाइट कर लो। ये पॉइंट पता है क्या है, ये वही पॉइंट है जहां पे हमें दूसरी रे को पास कराना होगा। हम दूसरी रे को इसी जगह से पास करा देंगे जहां पे इंटरसेक्शन होता है, आपको पता है इमेज वहीं पे बनती है। सेकंड मेथड ऑब्लिकली, ये देखो यहां से हमने पोल को एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल किया। जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये फॉल करिए उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये निकल जाएगी। ये देखो जहां पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बनाया था उसी जगह पे इमेज बनी है। अब शांति से आपको बिना किसी को बताए ये जो आपने लाइन बनाई थी ना, इसको रब कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले से यहां लाइन बना के रखी थी, क्योंकि हमें मास्टर डायग्राम से
पहले से आंसर पता था। अब आपने क्या किया, इमेज का एक उल्टा हेड बना दो, ये एरो बना दिया, ये बन गया हमारा रे डायग्राम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। भाई रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज है तो सेकंड प्रॉपर्टी इन्वर्टेड। साइज की बात करते हैं, भैया पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, अब थोड़ा पास आया ऑब्जेक्ट तो इमेज भी तो बड़ी होगी ना। सो दैट मींस अगर पहले हाईली डिमिनिश्ड थी सो दिस बार डिमिनिश्ड। तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि साइज डिमिनिश, और चौथी प्रॉपर्टी इसकी पोजीशन का है, हमें पहले से पता था, बिटवीन सी एंड एफ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड केस में तीसरा जंक्शन ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर, नीचे से इमेज का तीसरा जंक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पहले से पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। देखा, रे डायग्राम बनाने से पहले से पता है हमें आंसर। तो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पेंसिल से एक हल्की सी लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आप यहां पे पहले से खींच लो। ये लाइन पता है ना क्या शो करती है, कि इमेज यही बनने वाली है। चलो दोनों अपना वही तरीका लगाते हैं। पहला तरीका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा तरीका ऑब्लिकली, ये देखो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखो जिस पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वहीं पे इमेज बनेगी। जल्दी से अपनी जुगाड़ वाली लाइन को यहां पे रब कर दो और इमेज का एक उल्टा हेड बना दो। सो अब आप देख सकते हो यहां पे ये रे डायग्राम बन गया है। इसकी प्रॉपर्टी रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज है तो दूसरी प्रॉपर्टी इन्वर्टेड। साइज पे आते हैं, याद रखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसी पोजीशन होती है दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट देयर तो उसकी इमेज उतने ही साइज की होगी, सेम साइज जितनी ऑब्जेक्ट की है। और चौथा पॉइंट, इसकी पोजीशन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे हमारा थर्ड केस भी हो गया। बढ़ते हैं अपने केस नंबर 4। केस नंबर 4 मतलब ऑब्जेक्ट का जंक्शन नंबर 4, और जंक्शन नंबर 4 मेरे ख्याल से होता है बिटवीन सी एंड एफ। अब याद करो मास्टर डायग्राम से, नीचे से चौथा जंक्शन कौन सा होगा, मेरे ख्याल से होगा ये बियॉन्ड सी। तो देखो हमें आंसर पहले से पता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सी एंड एफ में होगा तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी ही कहीं पे बनेगी। हमने पहले से एक लाइन बना के रख ली, किसी को बता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर से लॉ नंबर 1, रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, भाई ले देखे एक ही पॉइंट है इसके किस्मत में, फोकस। ये देखो फोकस से पास हुई। अब देखो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मार्क कर लो, यही है हमारा जुगाड़ू पॉइंट। दूसरा तरीका हमारा क्या, ऑब्लिकली। देखो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है उतने ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखो कर गया ना इंटरसेक्ट। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया नीचे की हमारी जुगाड़ लाइन को मैंने मिटा दिया, इमेज का हेड बना दिया, और ये देखिए हमारा डायग्राम तैयार है। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी रियल, दूसरी प्रॉपर्टी इन्वर्टेड, साइज आपको दिख रहा है इस बार मैग्नीफाइड हो गई है, और चौथी प्रॉपर्टी पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, पांचवा केस। लास्ट जंक्शन भाई कौन सा है हमारा ऑब्जेक्ट का, आखिरी जंक्शन है फोकस। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, हमें याद है कि फिफ्थ जंक्शन ऑब्जेक्ट का होता है फोकस। सो दैट मींस इमेज की भी फिफ्थ जंक्शन कौन सी होगी, नीचे से देखा तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनाएं, तो इन्फिनिटी पे आपको इंटरसेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इन्फिनिटी पे इंटरसेक्शन कराना है आप पैरेलल लाइन बना दो। ठीक है, तो दैट मींस यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का वहां पे हमें पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए। चलो बना लेते हैं। पहला वही घिसा पिटा तरीका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, फोकस से। ये लो भाई करा दिया। दूसरा तरीका ऑब्लिकली, ये लो ऑब्लिकली कराया और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये देखो, अब अगर आप इन दोनों रेस को देखोगे सो दीज टू रेज आर पैरेलल, और यही पैरेलल रेस का कॉन्सेप्ट होता है कि पैरेलल रेस ही आगे चल के इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये थे हमारे 5 नॉर्मल केस। लेकिन हमारे पास कॉनकेव मिरर में सिर्फ 5 केस नहीं होते, हमारे पास होते हैं 5+1 केस। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द एक्सेप्शनल केस। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखा नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली चीज इंटरसेक्शन होगा इंफिनिटी पे जाके, सो दैट मींस रियल इमेज। दूसरी चीज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। साइज क्या होगा भाई, इंफिनिटी पे इमेज बन रही है तो हाईली मैग्नीफाइड। और चौथा पॉइंट, इसकी पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेप्शनल केस पे। चलो ये वाला डायग्राम रब कर देते हैं और इंफिनिटी वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, एक्सेप्शनल केस को डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सेप्शनल केस देखो आपका वो वाला केस होगा जब ऑब्जेक्ट सारी हदों को पार कर दे, सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दे, सारे आखिरी जंक्शन को भी तोड़ के आगे चला जाए। भैया हमारा आखिरी जंक्शन कौन सा था, हमारा आखिरी जंक्शन था फोकस।
तो इस बार ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उसने कहा कि मैं सारी हदों को पार करके फोकस के भी आगे निकल जाऊंगा, आखिरी जंक्शन के भी आगे निकल गया। सो दैट मीन दिस पोजीशन इज बिटवीन एफ एंड पी। याद रखना एक्सेप्शनल केस की पोजीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड पी। अब यहां पे डायग्राम देखते कैसे हैं। फिर वही तरीका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगी, फोकस से। ये लो फोकस से पास करा दिया। दूसरा तरीका क्या है, ऑब्लिकली। ये देखो ऑब्लिकली ऐसे गई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई। अब अगर आप इन दोनों रेज को ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक और एक कॉन्सेप्ट है, अगर हमारी रेज पैरेलल होती तब तो भैया इंफिनिटी पे जाके मिल लेती, लेकिन अगर डाइवर्जिंग है तो आप इस जन्म में नहीं, हो सकता अगर सातों जन्म में फिर से रे डायग्राम ट्राई करोगे तो डाइवर्जिंग रेज को आप कभी इंटरसेक्ट नहीं करा सकते, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन यहां से बैठा व्यूअर है, जो ऑब्जर्वर है, उसको क्या लगेगा, उसको एक इल्यूजन दिखाई देगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये रे पीछे कहीं जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो, ये ऐसे इंटरसेक्शन को हम कहते हैं वर्चुअल इंटरसेक्शन। देखने वाले को ऐसा लगेगा, इट अपीयर्स, उसको देखने वाले को लगेगा कि इंटरसेक्शन पीछे कहीं हो रहा है। सो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है, उसका जो डिस्टेंस है मिरर के अंदर साइड बन रही है, और ऐसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी, दिस इमेज विल बी वर्चुअल। भाई वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी, साइज आप देख सकते हो मैग्नीफाइड हो गया। और चौथा, इसका पोजीशन क्या होगा, भाई यहां तो जंक्शन भी नहीं है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, इसकी पोजीशन होगी बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस पे जो इमेज बनेगी ये हो गई उसकी प्रॉपर्टी, और यहां पे हमारे कॉनकेव मिरर्स खत्म होते हैं। तो कॉनकेव मिरर की खासियत क्या है, याद रखना, इट इज द ओनली मिरर विच हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। और कोई नहीं बना पाता रियल और वर्चुअल एट द सेम टाइम। दिस इज द ओनली मिरर विच प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये जो आप वर्चुअल इमेज देख रहे हो ना, ये मैग्नीफाइड सिर्फ और सिर्फ यही बनाता है, क्योंकि बाकी और भी मिरर्स हैं जो वर्चुअल बनाते हैं, लेकिन वर्चुअल मैग्नीफाइड और कोई नहीं बना पाता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। तो चलते हैं अब हम अपने अगले टाइप के मिरर पे, और जब हमने कॉनकेव समझ लिया है तो हमारे लिए कॉन्वेक्स ज्यादा आसान होगा, क्योंकि भाई यहां तो 5+1 केस थे, वहां तो सिर्फ और सिर्फ 2 केस हैं, वहां जंक्शन नहीं चलता, वहां 2 आसान से केस हैं। पहला केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो चलो हम इंफिनिटी से रे लाते हैं। ये बन गया हमारा एक सुंदर सा खूबसूरत सा कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, दिस इज द फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक चीज और, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका जो फोकस होता है वो इमेजिनरी फोकस होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये पॉलिश सरफेस की तरफ हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि इसका फोकस यहां कहीं होगा, ऑल्दो ये सरफेस पॉलिश्ड है। अब हम रेज को लाते हैं, तरीका देखो हमारा वही, इंफिनिटी से जो रेज आती हैं दे आर ऑलवेज पैरेलल, और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो या तो वो सच में फोकस से पास करेगी, या तो हमें लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये होता है डाइवर्जिंग मिरर। इसने तो भाई डाइवर्ज कर दिया, इसने डाइवर्ज कर दिया, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा कि ये जो रेज हैं ये पीछे फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ऐसी इमेज जहां पे वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, ऐसी इमेजेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इंटरसेक्शन लीड्स टू वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज है तो दूसरी प्रॉपर्टी इरेक्ट होगा, तीसरी प्रॉपर्टी साइज क्या होगा, भाई इंफिनिटी से आ रही है रेज तो इमेज तो बहुत छोटी होगी ना, हाईली डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द सेम टाइम। फोर्थ प्रॉपर्टी पोजीशन क्या होगी, देख लो भाई कहां इंटरसेक्शन हो रहा, फोकस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम अपने केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 भी बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इससे मिलता जुलता ही है, बस डिफरेंस ये है कि अब ऑब्जेक्ट दूर तो है लेकिन एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर नहीं है, दूर है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो हमने ये अपना बना लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेज को पास करा देते हैं। भाई पहला तरीका वही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल गई और जाने के बाद ये ऐसे चली गई, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर है तो ये चली गई उल्टा, लेकिन देखने वाले को क्या लगेगा, दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। दूसरी रे देखो हम कहां से पास कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ऐसी रे को पास करें जो कि जहां से जा रही है वहीं वापस रिवर्ट बैक हो जा रही है। अब याद करो रूल, ऐसी कौन सी पोजीशन होती है जहां से रे पास करती है या अपीयर्स टू पास करती है तो वहां रिवर्ट बैक कर जाती है, आंसर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये रे हमें देखने वाले को लगेगा दैट कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया और हमने बना दी अपनी सुंदर सी इमेज,
ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। भाई वर्चुअल इंटरसेक्शन लीड्स टू वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी साइज, साइज आप कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं, दिस इज डिमिनिश्ड। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी पोजीशन, पोजीशन है बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स स्फेरिकल। देखो यहां पे दो ही केस होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज द ओनली मिरर विच हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। आप देखो दो केस होते हैं, दोनों ही केस में वर्चुअल भी है और दोनों ही केस में इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, एक में हाईली डिमिनिश्ड है, एक में डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और इसी के साथ हमने अपने रे डायग्राम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, कॉनकेव के हमने 5+1 केस देखे, कॉन्वेक्स के हमने 2 केस देखे और यहां पे आपको रे डायग्राम आई होप मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।